तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का दूसरा हिस्सा है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा बहुत डेविएट कर जाते हैं बाकी एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल फैमिली के मेन मेंबर्स एल्डिहाइड कीटोन से। तो यहाँ पे हो सकता है हमें वो रिएक्शन ना दिखे जो कार्बोनिल कंपाउंड में दिखे। तो ये सारी जनरल मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की। इनमें से आई डोंट थिंक साइनाइड के अलावा कोई भी और रिएक्शन है जो मैंने पहली बार लिखी हुआ है। तो बेंजोइक एसिड भी हमें थोड़ा सा याद रखना है कि बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो फॉर्मिक और एसिटिक एसिड के बीच में आता है, फॉर्मिक और एसिटिक एसिड के बीच में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ये बनाना थोड़ा सा हमें मीडियम को कैटलिस्ट देना पता है H+ स्टेरिफिकेशन में, इसीलिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। माइनस हम किसका ज्यादा NO2 का? आपको पूछा NO2 का माइनस हम ज्यादा क्यों? क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए NO2 का माइनस हम CH2 के माइनस हम से ज्यादा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट और बाकी स्ट्रेंथ वाइज प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। तो आंसर ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दबाजी में सिर्फ इतना देखते हैं H बॉन्डिंग आंसर मार्क कर देते हैं। एक अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नहीं है, ये पहले भी अल्कोहल था, ये अल्कोहल रह गया, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, सिर्फ एलिमिनेशन। लेकिन जो रिडक्शन एजेंट है वो एसिड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल, बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप आ गया, बेंजोइक एसिड। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है एस्पिरिन। सर दर्द, बुखार, कोल्ड, सर्दी, जुकाम की जो कॉमन दवाई होती है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन इज दिस जो ब्लड थिनिंग में काम आती है। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं नीट की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी, क्योंकि नीट एग्जाम में बच्चों बहुत कम समय बचा हुआ है। तो कुछ बच्चे आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, डरे हुए से हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मन लगा के जितने भी समय, साल भर, 6 महीने, जितने भी समय मन लगा के ईमानदारी से मेहनत की है, तो सिलेक्शन होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एग्जाम वाले दिन चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें अपना 100% देना है, बिना किसी टेंशन के, बिना आगे को सोचे, बिना पीछे को सोचे, सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट को जीतकर एग्जाम को एंजॉय करते हुए करना है। हमेशा एफिशिएंसी बेस्ट मिलेगी। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कसर रह गई है, उसी को और सुधारने के लिए हम लोग एनसीईआरटी सारांश सीरीज में मिलते आ रहे हैं और आज उसी सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए। कौन सा होने वाला है चैप्टर? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का दूसरा हिस्सा है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो यहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव के बारे में समझेंगे। क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? अगर हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, ये होता है ना, इस ग्रुप के एक तरफ तो चलो कार्बन चेन हो जाएगी, हाइड्रोजन या कार्बन चेन, दूसरी तरफ अगर OH लगा है, या इस ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप के दूसरी तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? वो ग्रुप नाइट्रोजन हो सकता है, वो ग्रुप अल्कोहल हो सकता है, वो ग्रुप ईथर हो सकता है, वो ग्रुप हेलोजन हो सकता है, वो बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। जैसे यहां पे अगर नाइट्रोजन लगा है, या यहां पे एक कार्बोक्सिलेट आयन लगा है, या यहां पे एक ईथर का स्ट्रक्चर लगा है, या यहां पे अमाइन ग्रुप लगे, तो इनको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इन सबको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। लाइक दिस इज एसिड अमाइड। जरूरी नहीं है एसिड अमाइड में हमेशा NH2 हो, N पे कार्बन चेन का सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। इनको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इनको कहते हैं ईस्टर्स। यहां पे हमेशा कार्बन चेन होनी चाहिए, अगर हाइड्रोजन हुआ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, राइट? और 2 बार अमाइड क्यों आ गया? अगर हेलोजन ग्रुप लगा है तो इनको कहा जाता है बच्चों एसिड हैलाइड, जिनमें मोस्टली हम क्लोरीन को देखते हैं, मोस्टली हम क्लोरीन को देखते हैं। तो यहीं से एक बात साफ साफ समझ में आनी चाहिए। क्या है वो बात? कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव की बात करते हैं, जो ये बॉन्ड दिख रहा है ना कार्बोनिल और ग्रुप के बीच में, जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, जो तुम्हें ये वाला बॉन्ड दिख रहा है,
यही वाला बॉन्ड या तो बनता हुआ दिखेगा या टूटता हुआ दिखेगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते समय भी या तो ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा डेरिवेटिव बनाते समय, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते समय, या यही वाला बॉन्ड टूट रहा होगा। तो सारा खेल इस बॉन्ड को समझने का है। दूसरी बात, हर जगह यहां पे न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, लोन पेयर है, तो ये सारे के सारे ग्रुप जो लगे हुए हैं ये सब न्यूक्लियोफिलिक हैं, और सारे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लीविंग ग्रुप भी कहलाते हैं क्योंकि लीव कर सकते हैं। और इसी लोन पेयर कॉन्जुगेशन की वजह से, इसी लोन पेयर कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स में कार्बोनिल का डबल बॉन्ड कैरेक्टर 100% नहीं है, यहां पे हमें मिलता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूं समझ जाना मैं कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की बात कर रहा हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा बहुत डेविएट कर जाते हैं बाकी एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल फैमिली के मेन मेंबर्स एल्डिहाइड कीटोन से। तो यहां पे हो सकता है हमें वो रिएक्शन ना दिखे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में दिखती है, तो इसीलिए इनको हम टिपिकल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहते। अगली बात हमें ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हीं से अल्कोहल्स, इन्हीं से एल्डिहाइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है, तो इन्हीं से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम बताते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम बताते हैं। तो पहले 5 हमें सिंपल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और पहले 5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखने हैं। मोनो कौन कौन से हैं? तो मोनो में बच्चों हमें पहले 5 याद रखने हैं। 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का और 5 कार्बन का, क्योंकि इन्हीं से इनके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबके नाम दिए जाते हैं। ऐसे रखेंगे F A P B V। देखो F और A तो बहुत कॉमनली सब जानते हैं कि भाई ये वाला है, 1 कार्बन वाला है फॉर्मिक एसिड, इसी की डेरिवेटिव फॉर्मामाइड, फॉर्माइल हैलाइड या फिर फॉर्मिक एनहाइड्राइड या फॉर्मल्डिहाइड, मतलब जितने भी फॉर्म वर्ड वाले हैं वो समझ जाना 1 कार्बन वाले हैं। A वाला एसिटिक, सो दिस इज योर एसिटिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोइक, उसी से नाम आता है प्रोपियोनिक, तो उसी से याद रख सकते हो कि प्रोपेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, इसी का कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड। ये सब पॉलीमर में भी काम आते हैं, ब्यूटायरिक और वेलेरिक। और 5 वाले को बोलते हैं वेलेरिक एसिड। तो ये 5 हमें याद रखने हैं पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम। इसके बाद कौन कौन से? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें मिनिमम 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे होंगे, तो मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होता है। इन्हीं से इनके ईस्टर ईस्टर के भी नाम आते हैं, मेलोनिक ईस्टर, ये सब। तो 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, देन वी हैव 5 कार्बन का, एंड लास्टली वी हैव 6 कार्बन का। और इनके लिए कोड से याद रख सकते हैं OMSGA, OMSGA। O is your oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid and adipic acid। So यहां पे याद रखना है OMSGA। तो ये कुछ कॉमन मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हम याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक वाले भी याद रखे जाते हैं। तो कॉमन नेमिंग में अगर दिक्कत कभी आई है तो ध्यान दोगे तो ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड से ही कॉमन नेम आते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक पे 2 अगर कार्बोक्सिलिक लगे हैं तो थैलिक एसिड, इसी से थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक अमाइड, ये सब बनेंगे। बेंजोइक पे अगर एक OH लगा है तो सैलिसिलिक एसिड, इसी से बहुत सारे डेरिवेटिव बनेंगे। तो कम से कम ये 3 याद रख लिए जाए तो बढ़िया है। बेंजेनोइक एसिड, दिस इज अवर थैलिक एसिड, इसी से थैलिक एनहाइड्राइड, इसी का साइक्लिक एनहाइड्राइड, थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड में यूज होता है, एंड दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड। फिर सिनेमिक एसिड भी है, तो बहुत सारे, देखो कितने याद करोगे,
जितने मिनिमम याद कर सको उतना बढ़िया। तो ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ कॉमन याद रखने के बाद अब बात करेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बहुत आसान मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने वाले हैं। हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पहले मेथड पर अगर मैं जाऊं, अगर कोई ऐसी एल्कीन है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, कितना, एक हाइड्रोजन है कार्बन पे, या फिर हमारे पास कोई एल्काइन है, एल्काइन पे हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, या फिर हमारे पास पे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, या हमारे पास पे एक ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसके एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन लगे हैं, एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन लगे हैं, या बच्चों हमारे पास एक अल्कोहल है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी, और अगर कार्बोक्सिलिक तक जाना है तो प्राइमरी होना कंपलसरी, सेकेंडरी वाला तुम्हें याद होगा कीटोन पे जाके रुक जाता है, या हमारे पास है एल्डिहाइड, या हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कोई भी डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बॉन्ड बहुत काम का, यानी ईस्टर, हैलाइड, एसिड, एनाइड्राइड कुछ भी ले लो, या हमारे पास हो सकता है एल्काइल साइनाइड। ये सारी चीजें हैं। तो देखो एल्कीन से याद करो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते थे, याद है? अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते थे तो जो भी एल्डिहाइड बनने वाला था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था ओजोन प्लस सेकंड स्टेप में H2O2 लेके। तो इसीलिए मैंने कहा यहां पे H होना कंपलसरी, ताकि एल्डिहाइड हो वो कार्बोक्सिलिक तक जाए। एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो कीटोन पे ही रुक जाएगी। या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, याद करो एल्कीन का ऑक्सीडेशन 2-3 बार आ चुका है, ये तीसरी बार आ रहा है शायद। एल्कीन का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7H प्लस KMnO4H प्लस हॉट KMnO4OH माइनस मीडियम में। तो ये सारे जब मैंने नाम लिखा, अब रिएजेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पहले 2 बार बता चुका हूं, तो आई थिंक अब तुम लोगों को याद होने लगा होगा। अगर अभी तक नहीं याद था तो वैसे होना चाहिए। एल्काइन की अगर हम ओजोनोलाइसिस कर दें, कैसे भी कोई सी भी ओजोनोलाइसिस करें एल्काइन की, तो ओजोनोलाइसिस हमेशा एक ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगी और दोनों तरफ के कार्बन को बदल देगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। इससे बना लें ग्रिगनार्ड, इससे बना लें ग्रिगनार्ड, और ग्रिगनार्ड की रिएक्शन करा दें CO2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, CO2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे कार्बोनिल पे अटैक करता था वैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड O खुल जाएगा, अगले स्टेप में वो OH ले लेगा, डबल बॉन्ड O खुल के अगले स्टेप में OH ले लेगा। इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस ही करा दें, सिंपल बेसिक मीडियम वाली हाइड्रोलाइसिस, बेसिक मीडियम वाली हाइड्रोलाइसिस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तीनों हेलोजन को बदल देगा 3 OH में। एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा, करेक्ट। इसका ऑक्सीडेशन करा दें, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जैसे कौन कौन हो सकता है, KMnO4, K2Cr2O7, क्योंकि वीक होगा PCC PDC जैसा तो वो एल्डिहाइड पे रोक देगा। इसका ऑक्सीडेशन करा दें, सेम रिएजेंट दोनों में काम करेंगे क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले जाता है एल्डिहाइड पे और एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन आगे लेके जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस कर दें तो कार्बन नाइट्रोजन में जब भी जितने भी बॉन्ड होते हैं हाइड्रोलाइज करने पे हमेशा वो कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन OH में, यानी ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा 3 OH, 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है तो 3 OH, और एक ही कार्बन पे जब भी 3 OH है वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये सबसे काम का, कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी भी डेरिवेटिव की हाइड्रोलाइसिस करोगे GH निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप H लेके निकल जाएगा और वापस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे अटैक करवाओगे तो ये डेरिवेटिव बना लेगा और अगर इस पे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव यूजुअली हम इसी रिएक्शन से बनाते हैं। अगर GH का हमला किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये सारी जनरल मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के। इनमें से आई डोंट थिंक साइनाइड के अलावा कोई भी और रिएक्शन है जो मैंने पहली बार लिखी हो आज।
साइनाइड वाली भी बोली तो पहले भी कई बार है, लिखी आज पहली बार है अभी तक हमारी एनसीईआरटी सारांश सीरीज में। लेकिन इसीलिए अब तुम समझ पा रहे होगे कि जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक के एंड में पहुंचे, रिएक्शन ज्यादा बची नहीं है, रिएक्शन ज्यादा बची ही नहीं है, आधे से ज्यादा रिएक्शन हम देख चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर हमारे सामने कोई भी अल्काइल बेंजीन है, इसकी चेन की लेंथ कुछ भी हो, ब्रांचिंग कुछ भी हो, इसका अगर केमनोफोर हॉट ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है अल्काइल चेन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। नो मैटर यहां पे कितने भी कार्बन हो, यहां पे कुछ भी चेन हो, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगी। अगर दो जगह चेन लगी है तो दो जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे। तो चेन कितनी भी लगी हो, कहां कहां लगी, हर जगह की साइड चेन ऑक्सीडेशन कहा जाता है इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को बच्चों साइड चेन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। काफी काम की रिएक्शन मानी गई है। और कैसे बना सकते हो? हेलोफॉर्म रिएक्शन। याद है हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी हाइड्रोलाइसिस के बाद जो हेलोफॉर्म अलग हुआ था, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, उसके बाद जो बचा था कीटोन के ऑक्सीडेशन से जो बचा था वो हमारा कार्बोक्सिलिक था। लेट्स से अपने पास ऐसा है, यहां पे R है या H है, कुछ भी है, और इसकी रिएक्शन कराई हमने हेलोजन बेस से, हेलोजन और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। तो ये वाला पोर्शन जो मिथाइल ग्रुप है वो टूटा था इन द फॉर्म ऑफ हेलोफॉर्म, लेकिन जो बचा था, जितना चेन बचा वो बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। सॉल्ट क्यों? क्योंकि मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में एसिड हमेशा सॉल्ट बनाएगा। देन इसको अगर एसिडिफाई कर दें, देन वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं देख चुके हैं। अब अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज की, ध्यान से समझना। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये वाला H इसको बना देता है एसिडिक, अच्छा खासा एसिडिक है। सल्फोनिक एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक आते हैं इन ऑर्गेनिक एसिड में नंबर पे। तो ये वाला H बना देता है एसिडिक, तो कुछ रिएक्शन एसिडिक H की होंगी। और देखो ये वाला OH अगर हटा पाए तुम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिससे हम एसिड के डेरिवेटिव बनाते हैं। इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से थोड़ी बहुत रिएक्शन हमें एल्डिहाइड कीटोन वाली मिलती है, और अगर ये एसिडिक H ना हो तो ये अल्फा H भी वीकली एसिडिक है। तो कुछ रिएक्शन हमें एल्डिहाइड कीटोन की तरह भी मिलती है, कुछ रिएक्शन बच्चों हमें एल्डिहाइड और कीटोन की तरह भी मिलती है। प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ रिएक्शन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा H रिएक्शन कर रहा है। ये सब तो दूसरों की रिएक्शन है, ये तो दूसरों के घर की रिएक्शन है। अगर पूरा का पूरा COO एक साथ इन्वॉल्व हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की खुद की रिएक्शन होती है। ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की खुद की रिएक्शन। देखो यहीं से एक बात समझाता हूं। अगर तुम बच्चों फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो फॉर्मिक एसिड के पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी है, फॉर्मिक एसिड के पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी है। तो कभी कभी फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन भी देता है, जैसे ये टॉलन टेस्ट भी दे सकता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट देता है। तो अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड या कौन सा मॉलिक्यूल टॉलन और फेलिंग देता है, तो यूजुअली टॉलन और फेलिंग हम एल्डिहाइड कीटोन या शुगर के साथ देखते हैं, और उसमें ऑप्शन में शुगर और एल्डिहाइड कीटोन होते नहीं। तो फॉर्मिक एसिड भी ध्यान रखना कि टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड की रिएक्शन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है। अगर हम बात करूं पहली रिएक्शन,
Let's talk about the acidic nature now. Let's talk about acidic nature of carboxylic group. तो एसिडिक नेचर का मतलब ये मॉलिक्यूल किसी भी बेस, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, NaOH के साथ बनाएगा कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, अपना सॉल्ट, साथ में क्या मिलेगा, वाटर। बेस की जगह मेटल अगर है, बेस की जगह अगर मेटल है, जैसे लेट्स से कैल्शियम मेटल, तो उसके साथ बना लेगा कैल्शियम सॉल्ट। मेटल के साथ भी सॉल्ट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। बेस की जगह सपोज ग्रिगनार्ड रिएजेंट है जिसके पास बेसिक, तो इसके साथ बना लेगा RH, अगर ये R' है तो R'H बना लेगा। तो ग्रिगनार्ड के साथ भी एसिडिक नेचर आएगा। और कहां पे एसिडिक नेचर आ सकता है, अमोनिया है साथ में, अमोनिया भी बेस है, तो प्रोटिक और अप्रोटिक दोनों तरह के बेसिस के साथ ये सॉल्ट बनाता हुआ दिखेगा, तो अमोनिया के साथ बना लेगा अमोनियम सॉल्ट। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है इसलिए लिखा गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो उसके एसिडिक नेचर की है। अब ये आगे चल के कोल्बे डीकार्बोक्सिलेशन कर सकता है, याद है कोल्बे रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर दो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, दोनों आर फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन एल्केन एल्कीन एल्काइन बनाने का अच्छा तरीका है। इसका याद होगा ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम सॉल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से हम कीटोन एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर यहीं पे सिल्वर सॉल्ट बन गया तो सिल्वर सॉल्ट से बोराडीन हंस डाइकर रिएक्शन से सिल्वर ब्रोमाइड बना सकते हैं, RBr। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है। अगर बात की जाए तो यहां पे जो माइनस या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे। अगर बात करें फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड से, क्योंकि बेंजीन का कॉन्जुगेशन यहां पे O- को स्टेबलाइज नहीं करेगा। बेंजीन का कॉन्जुगेशन O- के डबल बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा, तो O- का जो सहारा था वो छीन रहा है। ध्यान रखना यहां पे, कई बार हमें लगता है कॉन्जुगेशन हमेशा स्टेबिलिटी लाता है। यस, कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी लाएगा यहां पे, लेकिन ये जो बेंजीन का कॉन्जुगेशन है, ये जो बेंजीन का कॉन्जुगेशन है, ये स्टेबिलिटी लाने के बजाय जो स्टेबिलिटी ला रहा था डबल बॉन्ड उसको अपने साथ ले जाएगा। जो स्टेबिलिटी ला रहा था डबल बॉन्ड उसको अपने साथ ले जा रहा है, यानी ये O- के सहारे को खींच रहा है। तो बेंजीन के केस में ये फंस गया क्रॉस कॉन्जुगेशन में। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इधर जाऊं उधर जाऊं, जाऊं किधर। डबल बॉन्ड को समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाऊं उधर जाऊं, किधर जाऊं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा कम एसिडिक दिखते हैं, बट ये CH3COOH से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अभी भी CH3 का प्लस आई और बेंजीन का माइनस आई, तो बेंजीन का माइनस आई ज्यादा एसिडिक बनाता है। तो बेंजोइक एसिड के लिए हमें थोड़ा सा याद रखना है कि बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो फॉर्मिक और एसिटिक एसिड के बीच में आता है, फॉर्मिक और एसिटिक एसिड के बीच में आता है। नेक्स्ट यहां पे बच्चों एक और छोटी सी बात रहती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, कि अगर किसी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है बल्कि सा, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस से इसको अलग कर देता है, रेजोनेंस से बाहर कर देता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन को खत्म कर देता है। तो ये हमेशा बाकी पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूटेड एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे हर कंडीशन में, चाहे -I हो, +I हो, -M हो, +M हो। तो जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हैं वो अपने पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट, विच इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। सेकेंड रिएक्शन की बात करें विच इज बिकॉज ऑफ
तो देखो ये मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बच्चों हमला करता है, ये रिएक्शन डेरिवेटिव के लिए भी ट्रू है, तो ये बॉन्ड पहले खुलेगा, बॉन्ड खुलेगा तो O पे आएगा माइनस, ये G लगा हुआ है और यहां पे न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। O माइनस कोशिश करता है वापस से आके पाई बॉन्ड बनाने की, यही काम एल्डिहाइड कीटोन में, यही काम कार्बोक्सिलिक में। अंतर सिर्फ इतना, एल्डिहाइड कीटोन में ये वापस नहीं आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वापस आ सकता है। तो जब माइनस यहां से वापस आएगा, लीविंग ग्रुप को भगा देगा, तो ओवरऑल लीविंग ग्रुप गया और यहां पे आके लग गया न्यूक्लियोफाइल। लीविंग ग्रुप गया और यहां पे आके क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन भी हमें देखने को मिलती है। क्लियर है बात? तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कार्बोक्सिलिक का भी हो सकता है, डेरिवेटिव का भी हो सकता है। अगर हम इसकी रिएक्शन जैसे HX से करा दें ZnCl2 के साथ, PX3 से, जितने भी अल्कोहल वाले में समझे थे, डाल्टन मेथड SOCl2 से, ये सब के सब OH को हटाएंगे और Cl को या हेलोजन को लगा देंगे। तो OH को हटा के हम जब भी कुछ लगाएंगे वो सारी रिएक्शन बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की प्रिपरेशन है। इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दें, OH और H2O निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड पे आके लग जाएगा अल्कोहल की तरफ से OR, which is called as esterification, इसकी रिएक्शन P2O5 जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ खुद से ही करा दे, मतलब डिहाइड्रेशन। तो अगेन यहां पे OH निकल जाएगा। देखो हर बार क्या हो रहा है, इधर से OH जा रहा है और इधर से H निकल रहा है, इधर से H जा रहा है हर बार। तो यहां पे आके लग जाएगा OCOR। ये अगर हमने सेम लिया तो सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, डिफरेंट लिया तो अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसी की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराएं तो देखो प्रॉब्लम क्या है अमोनिया के साथ, अमोनिया बेस है, अमोनिया बेस है, तो पहले तो बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होगी। पहले कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस। तो पहले तो वही हो रही है एसिड बेस रिएक्शन। अमोनियम सॉल्ट, बट जब इस अमोनियम सॉल्ट को गर्म किया जाता है तो फिर वही न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH को हटा देता है, यानी यही वाला सॉल्ट वाटर को लूज करके कन्वर्ट हो जाता है RCONH2 में, RCONH2 में। अगर किसी तरह से हम इसका और डिहाइड्रेशन कर पाए तो अल्काइल साइनाइड भी बना सकते हैं, और डिहाइड्रेशन करके साइनाइड भी बना सकते हैं अगर H2O पूरी तरह से हटा दें। H2O अगर बच्चों हम लोग पूरी तरह से हटा दें तो देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से उनके डेरिवेटिव बन सकते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सबकी अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट उससे पहले देखो समझो, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो तुम्हें पता है इनऑर्गेनिक एसिड यानी HCl, HBr, HI ज्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है फिनॉल और बाकी अल्कोहल से। बाकी के या वाटर ले लेते हैं, वाटर से ज्यादा एसिडिक है, वाटर ज्यादा एसिडिक है नॉर्मल अल्कोहल से, नॉर्मल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया तो बेस है, ये टर्मिनल अल्काइन से कम एसिडिक होता है अमोनिया। तो हमने ये भी पढ़ा है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस की स्ट्रेंथ रिवर्स में चलती है, यानी ये जो ज्यादा एसिडिक है उसका कॉन्जुगेट कम बेसिक होगा, है ना। तो HX का कॉन्जुगेट X माइनस कम बेसिक है, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा बेसिक है, OH माइनस और ज्यादा बेसिक है, RO एल्कोक्साइड आयन और ज्यादा बेसिक है, और इससे H प्लस हटाना अमाइड आयन और ज्यादा बेसिक है। इसीलिए ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं और एलिमिनेशन कराते हैं। नाउ वीक बेस आर ऑलवेज गुड लीविंग ग्रुप, weak base are good leaving group. So if we talk about leavability,
सो X माइनस जो वीक बेस है सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। जो अच्छा लीविंग ग्रुप है OH माइनस से, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है एल्कोक्साइड आयन से, और ये अच्छा लीविंग ग्रुप है NH2 माइनस से। तो जब भी तुम्हें लीवेबिलिटी समझनी हो तो लीवेबिलिटी के लिए बेटर है कि तुम हमेशा एसिडिक से सोचो, ज्यादा इजीली सोच पाते हैं। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को ये ऑर्डर ज्यादा इजीली याद होता है एज कंपेयर टू दिस। ये वाला ऑर्डर याद है तो इसी ऑर्डर से देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, बस H हटाओ और वही ऑर्डर लीवेबिलिटी का है। जो एसिडिक का ऑर्डर है वही सेम ऑर्डर लीवेबिलिटी का आता है, बिकॉज वीक बेस आर गुड लीविंग ग्रुप। तो अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन में G को गायब होना है या नहीं होना है, यानी जो मेरा एसिड हैलाइड है, अगर मैं बात कर लूं रिएक्टिविटी की, तो बच्चों जो एसिड हैलाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहां पे रिडक्शन NaBH4 करा था, बाकी में नहीं करा पाता है। वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये कहां था लीविंग ग्रुप? एसिड के एनहाइड्राइड से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड के एनहाइड्राइड से। उसके बाद आता है एसिड खुद, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद। उसके बाद आता है ईस्टर। उसके बाद आएगा ईस्टर, और ईस्टर के बाद आएंगे एसिड के अमाइड। ईस्टर के बाद आएंगे एसिड के अमाइड। यानी जो तुम कार्बोक्सिलिक में सब्स्टिट्यूशन करो वही सब्स्टिट्यूशन तुम एनहाइड्राइड में कर सकते हो, वही सब्स्टिट्यूशन तुम हैलाइड में कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? हैलाइड पे एसिड का अटैक कराओ तो ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। हैलाइड पे अल्कोहल का अटैक कराओ तो ये बन जाएगा। हैलाइड पे पानी का अटैक कराओ तो ये बन जाएगा। हैलाइड पे अमोनिया का अटैक कराओ तो ये बन जाएगा। यानी जो आगे वाला है उससे तुम पीछे वाले सब आसानी से बना सकते हो। जो आगे वाला है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, उससे तुम पीछे वाले आसानी से बना सकते हो। NH3 का अटैक किसी पे भी करा दो, अमोनिया का अटैक किसी पे भी करा दो, अमोनिया इन सबको डिस्प्लेस कर लेगा, अमोनिया इन सबको कर लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर ये बनाना तो थोड़ा सा हमें मीडियम को कैटलिस्ट देना पता है H+, ईस्टरिफिकेशन में, इसीलिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। अमोनिया वाली रिएक्शन में तुम देख रहे हो गर्म करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से पीछे हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से पीछे हैं, उनको बनाने के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, उनको बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। बट जो आगे वाले हैं वो डायरेक्टली बनेंगे, जो आगे वाले हैं वो डायरेक्टली बनेंगे। तो ये रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव की रिएक्शन को समझने के लिए। बहुत सारी बातें आती हैं इनके डेरिवेटिव में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक H है, अमाइड के पास भी एसिडिक H है, लेकिन बाकी किसी के पास एसिडिक H नहीं है। तो ग्रिगनार्ड के साथ एसिडिक H वाला हाइड्रोकार्बन बनाएगा। इन दोनों की रिएक्शन ग्रिगनार्ड से करोगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, बाकी की रिएक्शन ग्रिगनार्ड से करोगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन क्या देगा? एल्डिहाइड या कीटोन। तो इससे तुम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, इन दोनों से नहीं बना सकते हो। सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें समझनी रहती हैं। अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूं तो अगली सारी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को CO2 के फॉर्म में हटाना। तो डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन भी है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम हीटिंग, सोडा लाइम हीटिंग डायरेक्टली डीकार्बोक्सिलेट होकर तुम्हें RH दे देगा। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम होता है सर कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर, कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम का मिक्सचर। इसका तुमने सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया है, करंट पास करने पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, डीकार्बोक्सिलेशन तुम्हें चेन को दुगना करके R दे देगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन दे देगा। तो इसको कोल्बे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसका तुमने सिल्वर सॉल्ट लिया है, Br2NCCl4,
Br2 and CCl4, ये तुम्हें बोराडीन हंस डाइकर रिएक्शन से डी कार्बोक्सिलेट करके RBr दे देगा। तो इन सारी रिएक्शन में नोटिस करोगे तो एक कार्बन कम होगा क्योंकि वो CO2 के फॉर्म में निकल रहा है, क्योंकि वो CO2 के फॉर्म में निकल रहा है। इसका अगर बच्चों तुमने कैल्शियम सॉल्ट ले लिया गलती से, कैल्शियम सॉल्ट, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन करके कीटोन या एल्डिहाइड बना देता है। याद है ड्राई डिस्टिलेशन, कीटोन या एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग अलग रिएजेंट को अलग अलग तरह से हम अलग अलग या तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लेके डी कार्बोक्सिलेट कर सकते हैं। जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 के फॉर्म में भाग रहा है, CO2 के रूप में निकल रहा है, उन सारी रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर थोड़ी सी बात और कर ले कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की, तो इनमें तुम्हें एक ही रिएक्शन दिखेगी। अब देखो डाइबाल H, ये सब रिडक्शन पहले ही बता चुका हूं, तो इनमें तुम्हें एक ही रिएक्शन यूजुअली दिखेगी। न्यूक्लियोफाइल हमला करके G को निकाल देगा, लीविंग ग्रुप को निकाल देगा। सारी रिएक्शन इसी का पार्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको अलग से समझ ले तो बेटर है, बहुत बार पूछा गया है। ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर हमने अमोनिया से कराई, किससे, अमोनिया से। एसिड और बेस जब भी है, पहला स्टेप एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अगर अमोनियम सॉल्ट को गर्म किया जाता तो अमाइड बनता है, राइट। लेकिन अगर तुम इसको स्ट्रांगली गर्म करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार नीट में रिएक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी गई है। स्ट्रांगली गर्म करोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद, मतलब सॉरी, सॉल्ट बनने के बाद अमाइड तो बनेगा, लेकिन वो नॉर्मल अमाइड ना बन के साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। साइक्लिक अमाइड बन जाएगा, यानी एक तरफ का अमाइड दूसरे पर हमला करके भगा देगा। तो इसको बोलते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग जरूरत है, थैलामाइड। तो थैलामाइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवा के और फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा के, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा के। एक्स्ट्रा रिएक्शन में एक और बात करें, कार्बोक्सिलिक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है एनसीईआरटी से बाहर का। अगर एक बेंजीन है और इसकी रिएक्शन CO2 से करा रहे हैं और रिएजेंट लेते हैं, तो कोलबे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं इस बेसिकली इसको। CO2 लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, अगर फिनॉल ले लिया तो और अच्छी बात है, फिनॉल ले लिया, CO2 ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया, फिर इसके बाद में एसिडिफाई कर देंगे तो ये बना देता है सैलिसिलिक एसिड, ये बना देता है सैलिसिलिक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड एज कोलबेज रिएक्शन। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा बनाने के तरीके हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड हमने रीमर टीमन रिएक्शन में भी CCl4 के यूज से बनाया था, यहां पे हम सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं कोलबे रिएक्शन की मदद से, कोलबे रिएक्शन की मदद से। तो बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा बातें आती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ज्यादातर बातें एनसीईआरटी के अंदर की हैं, इतनी ही मेन बातें हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें समझनी है। अब कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे चीजों को और बेहतर समझने के लिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन बेंजोइक एसिड नहीं देगा एज मेजर प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड नहीं दे पाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। यहां पे एक एक करके सारी रिएक्शन को समझा जाए, एक एक करके सारी रिएक्शन को समझते हैं बच्चों क्या क्या हो रहा है। देखो पहली रिएक्शन में बेंजाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या बदलेगा, पहले ये ऑक्सीडाइज होके बनेगा बेंजल्डिहाइड, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बनेगा। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां नहीं रुकेगा, तो यहां बन जाएगा बेंजोइक एसिड, फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइज होके बेंजल्डिहाइड एंड देन बेंजोइक एसिड। तो भाई ये दोनों तो बेंजोइक एसिड दे देंगे, हमें वो ढूंढना है जो बेंजोइक एसिड नहीं देता है। देन बात करें ये वाली रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, NaOCl, कौन सी रिएक्शन है,
हाँ ध्यान से देखो, OCl माइनस OX माइनस हाइपोहेलाइट आयन हेलोफॉर्म रिएक्शन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। हेलोफॉर्म अलग कर देगा, बाकी जो बचा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और एसिडिफिकेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड ये भी दे देगा। पीसीसी वीक रिएजेंट था, पीसीसी वीक रिएजेंट था। अभी तक मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी चुका है। तो पीसीसी वीक रिएजेंट था जो बेंजल्डिहाइड पे रुक जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अकेला सी है जो बेंजल्डिहाइड देगा, बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सबसे इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा अंडर एल्कलाइन कंडीशन? हाइड्रोलाइज होना, देखो ध्यान से फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, ईस्टर 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 ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव की हाइड्रोलाइसिस, ये हमला करे ये निकले। हमला करने के लिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, दो ही बातें देखोगे, या तो लीवेबिलिटी से देखोगे या यहां पे पॉजिटिव चार्ज देखोगे। तो ये कैसा ग्रुप है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां के पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा पैरा पोजीशन पे। यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I। हेलोजन्स का -I ज्यादा स्ट्रॉन्ग है +M से, बट पैरा पे -I बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ -I है तो थोड़ा बहुत रिएक्टिव बना देगा। ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -M, रिजोनेंस इफेक्ट NO2 पाई बॉन्ड वाला, ये तो भाई हाहाकार मचा देगा, पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि सब में लीविंग ग्रुप सेम है। लीविंग ग्रुप सेम था तो हमने पॉजिटिव चार्ज देख लिए। तो सबसे आसानी से हाइड्रोलाइसिस किस ईस्टर की होगी, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते, इन कंपाउंड को देखना है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। अगेन देख सकते हो लीविंग ग्रुप सेम है, लीविंग ग्रुप सेम है, सबसे ज्यादा -M ये दिखाता है NO2, उसके बाद ये -M दिखाएगा, इसका -M ज्यादा है, उसके बाद ये प्लस दिखाएगा और यहां पे कुछ नहीं है। तो अब तक समझ में आ गया ना, -M जो है वो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, तभी वो लीविंग ग्रुप जाएगा। बस ये मैकेनिज्म देख लो, काम खत्म, टाटा बाय बाय। कहां गई मैकेनिज्म, ये वाली, बस इतनी सी मैकेनिज्म देख लो। न्यूक्लियोफाइल को हमला करना है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो कर पाएगा, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो न्यूक्लियोफाइल को हमला करना है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करेगा हमला होगा या आसानी से होगा, मुश्किल से होगा, वो यहां के ग्रुप को देख के समझ लो। उसके बाद लीविंग को जाना है, वो लीवेबिलिटी देख के समझ लो, खत्म, खत्म केस। चलो आ जाए क्वेश्चन पे वापस, कहां गया, ये रहा। -M किसका ज्यादा है, NO2 का। आपको पूछा NO2 का -M ज्यादा क्यों, क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए NO2 का -M CHO के -M से ज्यादा है। -M +M में ऑर्डर नहीं याद रखना, लॉजिक से समझो, बेटर है। चलो बहुत हो गया काम। तो 2 वाला सबसे आगे आएगा, 2 वाला 4 से आगे आएगा, 2 वाला 4 से आगे आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 और 3 में, नहीं 1 और 3 में, 1 आगे आएगा 3 पीछे जाएगा, 1 आगे आएगा 3 पीछे जाएगा, 1 आगे आएगा 3 पीछे जाएगा। कहो हाँ, बताओ समझ में आया नहीं आया, आना चाहिए कि तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा अब कि जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज घटाएगा, रिएक्टिविटी घटा देगा। जहां पे कुछ नहीं हो रहा है वो बीच में आएगा, जहां पे कुछ नहीं हो रहा है वो बीच में आएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। MgBr CO2 ग्रिग्नार्ड CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, काम खत्म। ग्रिग्नार्ड CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड, काम खत्म। मैकेनिज्म जाननी है, क्या कहा, मैकेनिज्म जाननी है। MgBr CO2 क्या कह रहे हो कि अच्छा सर हम नीट में है तो क्या हुआ, मैकेनिज्म हम भी जान सकते हैं, सिर्फ जेई वाले बच्चे थोड़ी जानेंगे। बिल्कुल जान सकते हो, लेकिन नीट में टाइम इतना होता कहां है कि मैकेनिज्म से सोचोगे। तो CO2 पे हमला हुआ, जहां जहां मैकेनिज्म से सोचने का टाइम है वहां वहां मैकेनिज्म से सोच लो, बन गया कार्बोक्सिलिक। तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। बेंजोइक एसिड देगा हाइड्रोलाइसिस पे, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड, क्लोरोफिनॉल, क्लोरोटोल्यूइन। आ जाओ। क्लोरोबेंजीन, बहुत साल पहले, कई हजार साल पहले हमने समझा था ये बात कि बेंजीन पे अगर कोई हेलोजन या कोई ग्रुप लगा है वो पार्शियल कैरेक्टर लाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है, हटाना मुश्किल है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, जोइल मतलब कार्बोनिल ग्रुप लगा है यहां पे और हेलोजन, बेंजोइल क्लोराइड। क्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरो पैराक्लोरो कुछ बोला नहीं गया है, मान लेते चलो ऑर्थोक्लोरो या चलो मेटाक्लोरो मान लिया, वैसे लिखा होता है मेटाक्लोरो या नहीं, बट ठीक है। क्लोरोटोल्वीन, तो टोल्वीन पे एक क्लोरीन लगा दिया। डाइक्लोरो बोलते तो 2 लगाते, ट्राइक्लोरो बोलते तो 3 लगाते। 3 होते तो आसानी से 3 हेलोजन हटते। पढ़िए ना मैं अभी प्रिपरेशन, 3 हेलोजन अगर एक ही जगह पे हटेंगे, OH आएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस पे बेंजोइक एसिड कौन देगा? कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव। जितने भी डेरिवेटिव हैं हाइड्रोलाइसिस करने पे कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड यूजुअली, खासकर से अगर पानी में नहीं रखे गए, बेंजीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, तो वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में बना लेते हैं H बॉन्डिंग, विच इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। बहुत अच्छे से होती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट और बाकी स्ट्रेंथ वाइज प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। तो आंसर ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दबाजी में सिर्फ इतना देखते हैं H बॉन्डिंग, आंसर मार्क कर देते हैं। इंट्रा नहीं होती है, इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर होती है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर होती है 2 मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, लो आगे रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अभी पीछे समझाई। थैलिक एनहाइड्राइड 4 साल पुरानी क्वेश्चन है बस। थैलिक एनहाइड्राइड और अमोनिया स्ट्रॉन्गली हीटिंग, क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा? थैलामाइड बनेगा, थैलामाइड बनेगा। क्लियर है बात? चलो, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ऑक्सीजन का कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीजन का कॉन्जुगेशन से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कभी भी देखनी हो, उसका एनायन बना लो। एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। यहां पे काम करेगा O का माइनस आई, यहां पे काम करेगा O का माइनस आई, यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। माइनस आई पास में है, ज्यादा एसिडिक, माइनस आई पास में है, ज्यादा एसिडिक, तो 2 आएगा, 2 के बिल्कुल पीछे 3 आएगा और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा बेसिक से। हम लोग जब जीओसी पढ़ते हैं, जीओसी को कम से कम 2-4 साल पढ़ते हैं, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को 5-6 महीने पढ़ते चले जाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को 7-8 महीने। बहुत ज्यादा बातें देख लेते हैं और इतनी बात देखने के बाद यार बेसिक क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा बातें सीख ली हैं तो हर क्वेश्चन में अंदर घुसने लगते हैं। वो क्वेश्चन इतना डिमांड ही नहीं कर रहा, तुमसे अंदर घुस के गलत कर देते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात पूछी गई है, आंसर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो एसिटिक फॉर्मिक। देखो ट्राइक्लोरो CCl3COOH, ट्राइफ्लोरो CF3COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। यही तो है, ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो मिथाइल एंड फॉर्मिक, यही सारे एसिड है हमारे। अब अगर इन सब में देखें, इन सब में देखा जाए तो यहां पे काम कर रहा है माइनस आई, यहां पे जबरदस्त माइनस आई, यहां पे प्लस आई, यहां पे कम प्लस आई। प्लस आई इसका ज्यादा है क्योंकि कार्बन है, अकेले हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन का प्लस आई ज्यादा होगा। माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा है। बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, डोनेटिंग घटाएंगे।
तो माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बी, सबसे ज्यादा बी। बी के बाद माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा ए, आंसर मिल गया BADC। फॉर्मिक एसिड फॉलोड बाय एसिटिक एसिड, प्लस आई घटा देगा तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड से। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, रिएजेंट देख लो एक बार, ये देख लिया करो कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। अभी तक न्यूक्लियोफिलिक में हम क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक में इसको खुद न्यूक्लियोफिलिक होना है। इसको खुद कैसा होना है? न्यूक्लियोफिलिक। खुद ये न्यूक्लियोफिलिक होगी बेंजीन रिंग, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए रिएक्शन की रिएक्टिविटी तो अलग बात, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में रिएक्टिविटी तो अलग बात। प्लस एम प्लस एम प्लस एम, यहां पे कोई एम नहीं, मिथाइल सेम है, इसका कोई एम नहीं, तो ये तो वैसे भी गया। अब इन तीनों में अगर देखो तो नाइट्रोजन जो है वैसे तो ज्यादा दिखाता है, नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन का प्लस एम ऑलरेडी किसी और कॉन्जुगेशन में फंसा हुआ है, तो यहां पे नाइट्रोजन ऑलरेडी क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, नाइट्रोजन ऑलरेडी इधर की तरफ कॉन्जुगेशन में है। तो जब एक तरफ कॉन्जुगेशन में है तो इधर क्या प्लस एम ज्यादा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब एक तरफ कॉन्जुगेशन में है तो क्या इधर ज्यादा दे पाएगा? इधर देने में कम दे पाएगा। कम इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्टिविटी कम बढ़ा पाएगा। OH और CH3 में CH3 का प्लस आई O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इसका प्लस M ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया ए वाला, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। आगे देखें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए की रिएक्शन बी के साथ की तो NH3 के साथ की तो बी मिला, बी को हीट किया तो सी मिला, सी की रिएक्शन Br2 के से किया तो इथाइल अमाइन मिला। ये रिएक्शन हिंट है, अभी आगे आएगी। Br2 और बेस के साथ जब रिएक्शन होती दैट इज कॉल्ड एज हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो सी हमारा डेफिनेटली एसिड अमाइड है, सी हमारा डेफिनेटली एसिड अमाइड है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, यानी यहां पे एक कार्बन कम होगा, तो अगर 2 कार्बन का अमाइन मिल रहा है तो सी हमारा बच्चों 3 कार्बन का अमाइड है। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बहुत कॉमन रिएक्शन ऑफ NCERT। इथाइल अमाइन 2 कार्बन का अमाइन, तो अगर 2 कार्बन का अमाइन मिल रहा है, डिग्रेडेशन रिएक्शन में 1 कार्बन कम होता है, यानी जो अमाइड है वो 3 कार्बन का है। अमाइड 3 कार्बन का तो एसिड भी कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। तो ये हो गया हमारा ए। इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो ये बनेगा अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड की हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एक NH2 ग्रुप निकल जाएगा। मैंने पहले ही अमाइन बना लिया, इतनी भी क्या जल्दी थी यार, थोड़ा सब्र करो। हाँ, तो ये बना प्रोपेन अमाइड। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में सिंपली जो CO है बीच में उसको हटा दो, बाकी जोड़ दो। सिंपली बीच के CO को हटा दो, बाकी को जोड़ दो। तो ये हो गया हमारा आंसर ए। आंसर इज डी, डी इज ए। Propionic acid with Br2 and phosphorus yields a dibromo product. Its structure is, now this reaction is called as Hell-Vollard-Zelinsky reaction, जो अल्फा हेलोजिनेशन की रिएक्शन कहलाती है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा H है वो रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ अल्फा हेलोजिनेशन देता है। प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक यानी 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अगर हेल-वॉलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हट के हेलोजन आके लग जाता है। रिपीटिव कराएंगे, दोबारा से कराएंगे तो एक और हाइड्रोजन हट के 2 हेलोजन आ सकते हैं।
तो अगर ये एक डाई ब्रोमो प्रोडक्ट दे रहा है, कैसा प्रोडक्ट, डाई ब्रोमो प्रोडक्ट दे रहा है, तो प्रोपियोनिक 3 कार्बन के एसिड के अल्फा पोजीशन पे 2 हेलोजन लगेंगे. सो HVZ इज अ अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक मींस इसमें तुम्हें और कुछ नहीं समझना, याद करना है, सिर्फ इतना, फॉस्फोरस के साथ हेलोजन लिया जाता है, रेड फॉस्फोरस के साथ हेलोजन लेते हैं, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवाता है, इनॉल फॉर्म बना के अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराता है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फटाफट बता दो. फ्लोरीन सबसे आगे, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर नॉर्मल. जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा. क्लियर है बात? चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से आंसर निकालो. एक रिएक्शन में एसिटिक एसिड से डी बना, डी क्या होगा, डी क्या होगा? मुझे लगता है डी डी होगा, डी से डी, डी डी होना चाहिए. देखते हैं आंसर निकाल पाते नहीं निकाल पाते. डी इज डी, ए इज ए, बी इज बी, डी इज डी. देखो एसोसिएट टू डाल्टन्स रिएजेंट, डाल्टन्स रिएजेंट क्या करता है, OH को हटा के Cl लगाता है. डाल्टन्स रिएजेंट OH को हटा के Cl लगाता है, तो ये देगा CH3COCl, CH3COCl. फिर बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिड हैलाइड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यूज करते हैं बेंजीन के ऊपर, तो ये बन गया एरोमेटिक कीटोन. देन HCN, देख लो एक ही चैप्टर में, एक ही रिएक्शन में अलग अलग चैप्टर, अल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन. HCN बनेगा तो साइनोहाइड्रिन, HCN देगा साइनोहाइड्रिन. तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलाइसिस दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड. सो D इज अवर ऑप्शन D, D इज अवर ऑप्शन D. रिएक्शन बस पहचान में आ गई, क्वेश्चन हो गया. सिर्फ इतना पहचान में आ जाए, SOCl2 क्या करता है, बेंजीन एसिड हैलाइड के साथ क्या करता है, HCN कीटोन एल्डिहाइड के साथ क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस साइनाइड के साथ क्या करता है. रिएक्शन हो गई. लेकिन अगर रिएक्शन नहीं याद है तो मेहनत करते रहोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. क्यों नहीं होगा सॉल्व? क्योंकि रिएक्शन नहीं याद है. रिएक्शन याद होना बहुत जरूरी है. छोटा सा क्वेश्चन, PCl5 A, एनहाइड्रस AlCl3, ग्रिग्नार्ड. देखो वैसा ही क्वेश्चन है, PCl5 OH हटाता है, याद रखना सिर्फ रेड फॉस्फोरस और हेलोजन वो कराता है HVZ. PX3 लोगे HVZ नहीं होगा, HVZ PX5 लोगे HVZ नहीं होगा. तो A हो जाएगा CH3COCl. ये हो गया हमारा A. फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये एसाइल ग्रुप लग जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड. ये हो गया B. ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस नहीं दिए बट हम करा देंगे क्योंकि वरना रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा जो दिया गया क्वेश्चन में. तो इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा यहां पे इथाइल अटैक करेगा और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा OH में. यही तो होता है ग्रिग्नार्ड में. तो क्या बन रहा है, एक CH3 लगा है, एक इथाइल लगा है, एक C6H5 लगा है, टर्शियरी अल्कोहल. C इज D, C इज D. क्लियर? बहुत बढ़िया. तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं. एक बार रिएक्शन को समझना है, याद करना है. ईस्टर का LiAlH4 से रिडक्शन, वो भी हाइड्रोलाइज्ड. ईस्टर होता है ये. ईस्टर को जब भी देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल देखो. ईस्टर में हमेशा एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल होता है, इन्हीं के जुड़ने से ईस्टर बनता है. अब LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है. देखो ईस्टर में हमेशा प्रोडक्ट में एक अल्कोहल दिखता है. एक अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नहीं है,
ये पहले भी अल्कोहल था, ये अल्कोहल रह गया, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, सिर्फ एलिमिनेशन। लेकिन जो रिडक्शन एजेंट है वो एसिड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। क्यों? ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी रहेगा, टर्शियरी तो टर्शियरी रहेगा, एसिड वाले पोर्शन से जो आएगा वो हमेशा प्राइमरी होगा। तो हमें 2 अल्कोहल मिलेंगे, 2 क्या मिल जाएंगे? अल्कोहल। वही अगर तुम इस ईस्टर का रिडक्शन डाइबल एच से कराते, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, डाइबाल एच से कराते, तो डाइबाल एच वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सेलेक्टिव है, यानी एसिड को एल्डिहाइड में ले जाएगा, तो एसिड वाले को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, जो अल्कोहल वाला है वो अल्कोहल ही रहेगा। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे, वो गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर अल्कोहल तक नहीं लेके जाएगा तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलाइसिस से अलग हुआ है। तो ये एज इट इज है, ये अल्कोहल एज इट इज रहेगा। तो ईस्टर को जब भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये होते हैं ईस्टर। एक काम की रिएक्शन बच्चों ये बताऊंगा, हालांकि देखो ये नीट में नहीं आया था, ये मेंस में आया था, बट इसमें कुछ काम की रिएक्शन है, कुछ नेम रिएक्शन है, वो बता देता हूं। फिनोल्फथलीन की अगर बात करें तो थैलिक एनहाइड्राइड को देखो, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, इसको जब 2 मोल फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके 2H और 1 ऑक्सीजन निकल जाता है, 2H और 1 ऑक्सीजन निकल जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। एक इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ा, तो फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड O को हटा के जुड़ते हैं और ये जो फिनॉल और थैलिक एसिड का एडिशन प्रोडक्ट है इसको कहते हैं फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, जिसके नाम में ही फिनॉल और थैलीन दोनों आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फिनोल्फथलीन, जो एक कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर होता है, विच इज अ वेरी कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिडिक मीडियम में ये होता है कलरलेस, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ऐसा ही रहता है, और बेसिक मीडियम में हो जाता है पिंक कलर का। बेसिक मीडियम में इसके फिनोलिक हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दोनों जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आयोनाइज होकर इसके कलर को कैसा कर देते हैं? पिंक कलर। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस, आयोनाइज्ड फॉर्म में कलर्ड पिंक, एसिड बेस इंडिकेटर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। देखो बहुत इजीली समझ लेंगे इस बात को, सैलिसिलिक एसिड के पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुम यहां पे लेते हो मिथनॉल और अगर तुम यहां पे लेते हो एसिटिक एसिड, दोनों बहुत काम के प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब तुम मिथनॉल लोगे, अल्कोहल और एसिड, तो एसिडिक ग्रुप एक्टिवेट होगा, ईस्टरिफिकेशन होगा एसिडिक और अल्कोहलिक ग्रुप का। जब तुम एसिड लोगे तो ईस्टरिफिकेशन होगा एसिड और अल्कोहलिक ग्रुप का। तो सैलिसिलिक एसिड के पास ईस्टर बनाने के 2 ग्रुप हैं। अब कुछ कहेंगे सर ये आपस में क्यों नहीं बनाते हैं? बना सकते हैं अगर कंडीशन दो, वरना नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत पास आ जाते हैं। तो यहां पे बना फिनोलिक OH पे ईस्टर, ऐसे ही बस याद रख लो तो स्ट्रक्चर आसानी से याद होगा। यहां बना फिनोलिक OH पे ईस्टर जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप आ गया, बेंजोइक एसिड। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है एस्पिरिन। सर दर्द, बुखार, कोल्ड, सर्दी, जुकाम की जो कॉमन दवाई होती है एस्पिरिन। सो एस्पिरिन इज दिस जो ब्लड थिनिंग में काम आती है। बायो वाले हो जानते होगे। यहां पे मिथनॉल के साथ कराएंगे तो
कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे बन जाएगा COOCH3, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, जिसका कॉमन नेम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एक फूड रिएजेंट होता है ये, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। सो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड किससे बनता है? फिनॉल पे या तो कोल्बे रिएक्शन का दो या रीमर टीमन रिएक्शन का दो, तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। अब फिनॉल कैसे बनता है ये मत पूछ लेना। फिनॉल से सैलिसिलिक, सैलिसिलिक से एस्पिरिन या सैलिसिलिक से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। So methyl salicylate is the name of oil of winter green. Oil of winter green. Phthalic anhydride is used for phenolphthalein. Is used for phenolphthalein. Phenyl benzoate acetyl, जितने भी हमारे एसिटाइल ईस्टर्स होते हैं, फिनोलिक ईस्टर्स होते हैं, उनका फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, उनका फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है। सो डी के लिए 3, आई थिंक ऑप्शन डी होगा, और जो बचा वो बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन साइनाइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन है, ज्यादा काम की नहीं है। देखो मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो मैंने बता दिए। बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है साइनाइड ग्रुप की प्रेजेंस में, विच इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन। फिनोलिक ईस्टर का रीअरेंजमेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 में, विच इज कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। ओके, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा काम यहां पे समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसके मोस्टली हमने रीसेंट ईयर की PYQs भी सॉल्व कर लिए हैं, तो अब तुम्हारे लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है। एक बार फटाफट NCERT के पन्ने पलटो, क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो, और इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस को बढ़ा के मॉक टेस्ट की तैयारी में लग जाओ। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहो, धमाका मचाते रहो, कोशिश करो अपनी पढ़ाई को और इंप्रूव करने की, और ज्यादा मेहनत करने की। आखिरी के समय में जिस दिन तुम्हें लगे तुम गिव अप करने वाले, बस सोचना एक दिन और ट्राई कर लेंगे, जितना तुम मेहनत कर सकते हो उससे एक दिन आगे बढ़ लो, बस काम खत्म। तो पढ़ते हो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।